कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर है? इफ एवरीथिंग इज फाइन तो मैं आगे अपनी क्लास शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी उजांकियन का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ हमारी है ब्रेकफास्ट स्टडीज़ विद उजांग सर, तो आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट के लिए होगा, अब स्टडीज़ करना हमारा बाकी है। आज जो एडिटोरियल में डील करने जा रहा हूँ वो बेसिकली द हिंदू में आया हुआ था, और जैसा मैंने कहा था कि मेरे लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खबरें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मेरे सिलेबस में कहाँ जाकर जुड़ती हैं, सिलेबस में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना उसका वेटेज है, तो इस सब चीज़ों को लेकर जो है वो मैं डिस्कशन करता हूँ। राइट, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है, खासतौर पे सभी बच्चों के लिए। और एडिटोरियल पढ़ने का साथ साथ ये भी बताऊंगा तरीका क्या होता है और कैसे एडिटोरियल में ट्रैप यानी एक जाल छुपा होता है, और हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम इस जाल में फंस जाते हैं और अपना बहुत टाइम जो है वो लगा देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो एक इम्पॉर्टेंट एक बहुत प्यारा सा जो है एग्रीकल्चर पे आया है द हिंदू में, ये सोर्स है द हिंदू, और आर राम कुमार का एडिटोरियल है ये। आर राम कुमार जो है वो नाबार्ड के चेयर प्रोफेसर भी हैं, और ये जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी जो है ये जुड़े हुए हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और इनकी जो एक विद्वान होने का यानी कि जो इंटेलेक्चुअल होने का जो एक इनपुट है वो इसमें एडिटोरियल में दिखाई पड़ता है। जब मैंने इस एडिटोरियल की स्टडी की तो इसमें मुझे ढेर सारा डाटा मिला, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि कितना चना पैदा हुआ लास्ट ईयर, कितना जो है गेहूं हुआ, उसमें कितना परसेंटेज है, तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है। बट जब यूपीएससी एस्पिरेंट इस एडिटोरियल को पढ़ता है या उसको जो है करता है तो वो ढेर सारा डाटा अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर देता है, उसको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैसेज था, इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा था, वो जो क्रिटिसिज्म है इसमें, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एडिटोरियल है क्या। जहाँ इनकी शुरुआत बहुत पॉजिटिव नोट से हो रही है, जहाँ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में इन्होंने अपनी एक बात लिखी है कि एग्रीकल्चर में फलाना फलाना चीज़ें हैं। राइट, वहाँ इससे कहीं हटकर जो है वो ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। पहले ये जो है उसकी पॉजिटिव नोट बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहा है भाई एग्रीकल्चर में इनपुट बढ़ा है, लेकिन ये पूरा जो एडिटोरियल है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको जो है वो आलोचना करते हैं कि जैसा गवर्नमेंट कह रही है वैसा एक्चुअली में है नहीं। तो हम लोग अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एन एग्रीकल्चर रेड रिवाइवल एज फ्लॉट क्लेम, ये मतलब माना जा रहा है कि द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर डिमांड दैट द गवर्नमेंट अनाउंस अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्टिमुलेट फॉर रूरल इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि ये जो कह रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, यहाँ जो कुछ भी सुधार हो रहे हैं वो बहुत ही एक तुरंत फुरत वाले सुधार हैं, इनमें हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव एक चेंज करने की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में हम अपने और इनपुट जो है वो लेने शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा जो है इसके बारे में समझ में आएगा, ज़्यादा हम इसके बारे में अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सभी के पास पेन और पेपर तैयार है? तो आज एक छोटा सा हम एक सेगमेंट ये लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो कह रही है कि एग्रीकल्चर विल लीड इंडियाज इकोनॉमिक रिवाइवल, यहाँ एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एग्रीकल्चर जो है वो आने वाले टाइम में जो ये कोविड-19, ये सारा खेल कहाँ शुरू होता है, कोविड-19 से शुरू होता है, और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आज आलोचनाओं के घेरे में। कल मैंने बात किया था जीडीपी के रिवाइवल के बारे में, यहाँ तक ये बात किया था कि कल जो हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि एग्रीकल्चर में जो है वो इकोनॉमी में कितना जो है डाउनफॉल आ रहा है और एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। और आपने भी देखा नेशन वाइड एक जो है वो नई तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं कि अब जो बेरोजगारी है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर आती जा रही है। ठीक है, ये किसी से अब छुपा नहीं है। पर मेरा एनालिसिस यहाँ पर जो है वो कुछ थोड़ा सा एक अलग वे में आपको लेकर जाएगा, एक अलग जो है मैं इस नज़रिए से इसको देखता हूँ और उसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा एडिटोरियल है, मैं इसका क्रक्स आपको दे देता हूँ, इसका क्रक्स और इसके पीछे का जो आपको ओरिएंटेशन है। आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स को लेकर जो भी आर्टिकल आएंगे उस पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आज मैं बना दूंगा। आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग सभी एडिटोरियल में लगभग एक जैसी बातें लिखी होती हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो उसका कोर क्या है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि एग्रीकल्चर विल लीड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो ये बात कहता है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का इकोनॉमिक जो है ग्रोथ रिवाइवल को ये आउटपुट देगा। यहां पर ये स्टेटमेंट दिया, लिखो हिंदी में भी इसको लिख लो जल्दी से ताकि हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। इसका एग्रीकल्चर विल लीड इंडियाज इकोनॉमिक रिवाइवल,
देखो ये स्टेटमेंट है कि कृषि भारत के आर्थिक पुनर्विकास को लेकर जाएगा। अब मैंने इसमें अपनी तरफ से तमाम इनपुट जोड़े हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जब आप सुनते पढ़ते होगे तो आपको हमेशा एक बहुत डिस्ट्रेस एरिया के बारे में पता चलता होगा, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, और जो आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं। और आज से नहीं, आजादी से पहले से ही हम इसकी पीड़ा को सुनते समझते चले हैं, लेकिन हम इसके लिए कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। अगर मैं भारत के सभी प्लान्स की स्टडी करता हूं, सभी सरकारों की नीतियों की स्टडी करता हूं, तो मुझे कहीं पर भी एग्रीकल्चर को लेकर कोई बहुत बड़ा जो है वो एक सुधार नहीं दिखाई पड़ा। तो मेरी जो आलोचना होगी इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए, जो बात मैं कहूंगा वो उसके और रिफॉर्म्स को और पीछे तक लेकर जा रहा है, और उसके जो है सुधारों के लिए बात को पीछे तक लेकर जा रहा है और वहां इंटरकनेक्ट करेगा। ये कहानी जो शुरू हो रही है वो बेसिकली ये हो रही है कि जो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, सरकार ने आंकड़े दिए कि इस बार जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, सरकारी खरीद जो होती है उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट होता है, तो जो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में जो हमें विकास दिखाई पड़ा वो लगभग 3.7% के आसपास का हमें दिखाई पड़ा कि इस बार जो है वो जो इस कोविड-19 का टाइम था उस दौरान हमने ज्यादा प्रोक्योरमेंट, ज्यादा भंडारण किया है। अतः इसका मतलब है कि ज्यादा जो है वो कृषि हुआ है। लेकिन सरकार ने अपना ये आंकड़ा दिया और बताया कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। पर सरकार का ये आंकड़ा खुश होने लायक है या ये चिंता की बात है, इसका एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। बेसिकली इस पूरे डाटा के, इस एडिटोरियल के डाटा के पीछे कुछ कहानियां हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। कहानी की शुरुआत होती है इस फेमस पिक्चर, आप जानते होंगे कि ये भारत के वो तस्वीर रही है जो कोविड-19 में हमारे सामने रही है। हमें यह पता था कि हमारा अर्बनाइजेशन खासतौर पे 1991 के बाद से, ध्यान से सुनना इसको, 1991 के बाद से हमारे अर्बनाइजेशन में बहुत तेजी आई। ठीक है, तो बहुत जब तेजी आई 1991 के बाद से, तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जाने लगे। हालांकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हमारी उन्नति नहीं हुई, हम जो है वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, और नतीजा हुआ कि हमने अपने गांव की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। वो गांव जो आजादी के समय जहां 82%, 82% हमारी पॉपुलेशन रहा करती थी, अब धीरे धीरे जब वो चीज जो है डिस्ट्रेस में आई, उस पर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। चाहे वो नेहरू की पॉलिसी रही हो, चाहे वो मोदी की पॉलिसी रही हो, किसी की भी पॉलिसी रही हो, एग्रीकल्चर किसी के लिए कोर एरिया नहीं रहा है। अगर हम अपने 5 ईयर प्लान की बात करें, नेहरू कैबिनेट की बात करें, तो हम पहली बार तो हमने थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, उसके बाद जो है वो लगातार हम इंडस्ट्री करने लगे। हालांकि इंडस्ट्री हमसे हुई भी नहीं, क्योंकि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। भारत की बड़ी समस्या कुछ और थी। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में यहां रह रही है, फॉर एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि जब भारत की आबादी जो है, जब गांव में रोजगार नहीं मिला तो वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे, इस उम्मीद में कि जो वहां की इंडस्ट्रीज होगी इनको सपोर्ट करेगी और यहां पर जो इनके सर्वाइवल का रीजन बनेगी। खैर, वो शहर आते हैं और वो मजदूर बन जाते हैं, वो वहां पे कामगार बन जाते हैं, काम करने लगते हैं, और शहरों में धीरे धीरे चाहे वो सब्जी लगाएं, चाहे किताब की दुकान, चाहे ठेला, चाहे वो किसी जो है फैक्ट्री में काम करने लगे, मजदूर के रूप में रहें। और चूंकि गांव उनके लिए पुश फैक्टर हो गए, उनको वहां पे रुकने नहीं दे रहे, धक्का दे रहे, चलो यार भागो, ठीक है, तो वो मजबूरी होकर जो है शहर आए। ऐसा नहीं कि शहरों में बहुत लग्जरी लाइफ या बहुत ही सुविधाजनक लाइफ हुई, ऐसा कुछ नहीं है। स्लम्स बढ़ने लगे, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ने लगी। पर कोविड-19 ने उस पूरी विकास की प्रक्रिया का जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया। ठीक है, वो जो है वो अनवील कर दिया कि कितना जो है वो एक वर्स्ट फेज है इस पूरी जो है विकास की गाथा में। आगे जो हमारे शहर थे, जब कोविड-19 का बात है, ये फैक्ट्रियां जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई और ये बुरी तरीके से डिस्ट्रेस हो गई। भारत की जो अपनी जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो वो क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सरवाइव कर पाए, या इस तरह की इंडस्ट्रीज, हमारे पास कोई बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे पास डोमिनेंस में है, 83% हमारे पास जो असंगठित क्षेत्र है, और वो इतना ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, उसके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, उसका कहीं डाटा नहीं है, उसको जो है सरकार की तरफ से तुरंत मदद नहीं मिल पाती है। नतीजा क्या हुआ, ये मजदूर ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे थे, और ये शहर जहां पर इन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, वो शहर इनको अब सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो जो छीछा लेदर हुई थी, उसमें सोनू सूद का जो है उन्होंने बसें इंतजाम, मतलब सरकार बसें तक नहीं दे पा रही है, यही नहीं डिसाइड कर पा रही कि मजदूरों को जाना है या नहीं जाना है।
और आपकी अभी यादों से ये गया नहीं होगा कि वो जो त्रासदी हुई थी जहां मजदूर जो है वो कितने कितने किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो अपने अपने गांव जाने लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है जिसको मैं अब यहाँ इंटरलिंक करने जा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भारत का वो जो शहरी जो अर्बन हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसका चेहरा हमारे सामने आ गया कि हमारी जो आधार है वो बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कहां की तरफ भागे, ये रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो उल्टा जो है वो पलायन शुरू हो गया और अब ये शहरों से गांव की तरफ आने लगे। क्यों गांव की तरफ आने लगे? क्योंकि गांव में अभी भी इनको उम्मीद थी कि जो हमारा खेत है, जो हमारा खेती बाड़ी है, वो हमें कम से कम जीने के लिए सपोर्ट तो दे देगा। कमाने के लिए मिले चाहे ना मिले, लेकिन जीने के लिए यानी कि राइट टू लिव का तो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा। वहां पे मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। ये शहर तो मुझे खाना भी नहीं दे पा रहा है जहां पर मैंने अपना खून पसीना दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि अचानक से जो गांव पहले से ही वो इंफीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ थे, पहले ही वहां अवसंरचनाएं बहुत कम थी और वो अवसंरचनाएं जो कम थी उसका एक सबसे बड़ा नुकसान, वो पहले ही वहां रोजगार नहीं था, तभी तो ये बेचारे भागकर शहर गए थे। और गांव को हमेशा जो उपेक्षित रखा गया, हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे पॉलिसी मेकर थे, वो पता नहीं किस सपने में जी रहे थे। वो भारत की जरूरतों और भारत की पॉपुलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जिस देश में गांधी है, हर नोट पे तुमने उसकी फोटो छाप रखी है, वही 1946 से पहले ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट देकर गया था कि भाई गांव को इक्विप्ड करो, गांव को ताकतवर करो, जो है भारत इक्विप्ड होता चला जाएगा। गांव को ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कन्वर्ट करो रेदर देन मूविंग टू द सिटीज। पर फिलहाल गांधी को हम फोटो और नोटों में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, दिल में है और विचारों में उनको रखना हम ज्यादा पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट, नतीजा क्या हुआ कि इस रिवर्स माइग्रेशन से जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि, आंकड़े कहते हैं, ये एडिटोरियल कहता है आंकड़े कि सरकार में जो फार्मर शब्द है यानी कृषक जो वर्ड है, कृषक वर्ड में कुछ जबरदस्त जो है परिवर्तन हमारे सामने आते हैं। ये कहता है ये जो कृषक वर्ड है जिसको सरकार फार्मर कहती है यानी कि जो खेती करता है, 2019 जून में भारत में जो फार्मर्स यानी कृषकों की संख्या थी 11.2 करोड़ थी और जुलाई में 11.4 थी 2019 में। वहीं 2020 में जो सरकार के आंकड़े हैं, ये अप्रत्यक्ष आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो सरकार के पास डाटा है, वो आप जानते हैं डाटा कितना फ्लॉ के साथ होता है, तो कहता है कि 2020 में जून में 13 करोड़ इनकी संख्या बढ़ गई, यानी कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, ग्रामीण बेरोजगारी जो है बड़ी, कृषकों की संख्या बढ़ती चली गई। ये जो रिवर्स माइग्रेशन से वापस है। जुलाई में 12.6 करोड़ के आसपास जो है वो बने रहे। कुछ मजदूर जो वापस जब शहरों में काम शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, ओपन होना, तो फिर वहां से वो जाना शुरू हुआ। लेकिन 12.6 करोड़ के आसपास यानी पिछले साल के कंपेरिजन में अब गांव में जो किसानों की संख्या, जिसको किसान कह रही है गवर्नमेंट, वो जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग खेती के लिए उद्यत हो गए। जो शहरों से मजदूर भागकर आए गांव, वो अपने गांव में खाने पीने की तलाश में जो है वो वहां पर रुक गए। नतीजा क्या हुआ कि ग्रामीण बेरोजगारी में बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, ये इसका कोर है। अब सवाल है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस एडिटोरियल का क्रक्स क्या है। आखिर ये एग्रीकल्चर का मैथमेटिक्स क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को हम लोग क्यों आजादी के बाद से आज तक सुधार नहीं पाए हैं, आज भी जो है जीडीपी में इसका परसेंटेज कम क्यों होता चला जा रहा है, और उसके पीछे हमारी कौन सी जो नीतियां हैं वो फ्लॉ है, और क्या समय आ गया है कि हम जो है वो एग्रीकल्चर को एक अलग नजरिए से देखें। अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में जो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का योगदान है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, दैट इज नियरली 15%, 14.8 14.9 के आसपास, 15% के आसपास जो है बनता है। लेकिन सबसे बड़ी मजेदार बात है कि अगर हम मान लें, जैसे इस बार इन्होंने सरकार ने कहा 3.4 से 3.6% के आसपास की वृद्धि हुई है, अगर हम मान भी लें कि एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ हुआ, तो भी हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीडीपी में भले चाहे ये 15% ही योगदान क्यों ना दे रहा हो, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जो पुराने आंकड़े भी अगर हम ले लें तो नियरली 55% जो हमारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, कितना उनका पेट में जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन 55% से ज्यादा आबादी भारत की वो जो है एग्रीकल्चर में संलग्न है, और अब ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज करने जा रहा है। पर हमारे जीडीपी में जो योगदान है वो केवल 15% के आसपास बना हुआ है। यानी इतनी ज्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, उनकी काम की वैल्यू नहीं है, उनका जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो बहुत अच्छा नहीं है। और मैं बार बार हर मंच पर आपसे मैं बोल चुका हूं, कोई भी इकोनॉमी वर्तमान में वही सर्वाइव कर सकती है, प्रेजेंटली वही सर्वाइव कर सकती है जो वैल्यू एडिशन पे फोकस करती हो, जो वैल्यू एडिशन ज्यादा से ज्यादा देती हो। तो वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी अपनी पिछली स्थिति से अगली स्थिति आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए।
तो ये एडिटोरियल जो है वो एक कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करके वो कहता है कि अगर मान लें कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ 4% के आसपास मान लेते हैं, हाईएस्ट है, ये एफएओ ने दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, धारणीय एग्रीकल्चर के लिए किसी भी साल आपके एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 4% से कम नहीं होनी चाहिए। किसने दिया है? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा जो है वो दिया है। क्लियर? दिस इज नोन एज एफएओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के साथ, एफएओ। तो भी अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल कि अगर एग्रीकल्चर में हमारी इतनी वृद्धि हो रही है, इफ एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% होता है, तो भी जीडीपी में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा वो केवल 0.6%, मतलब 1% भी आपका जीवीए नहीं मिल रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, मूल्यवर्धन, जो अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन हो रहा है, इसका जो जीडीपी में शेयर है वो भी अभी भी 0.6% ही बना रहेगा अगर हम 4% की ग्रोथ भी पा लें। क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इकोनॉमी में 1% की भी ग्रोथ लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6% एग्रीकल्चर ग्रोथ शो करना पड़ेगा, यानी न्यूनतम 6% एग्रीकल्चर का ग्रोथ चाहिए, तब जाकर जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर में होगा वो 1% के बराबर होगा। थोड़ा बहुत चेंज दिखाई पड़ेगा, कितना? 6%। और उठा के देख लीजिए, ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देख लीजिए, पिछले समय में देख लीजिए, भारत आपको कभी भी एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। जो ये 6% की ग्रोथ है कभी हमने अचीव नहीं की। अगर हम 3.4 जा रहे हैं, यानी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसका केवल हम आधा ही तो कर पा रहे हैं, तो किसानों की हालत सुधरेगी कहां से? बहुत बुरी स्थिति हमारी रहेगी। तो सवाल है कि एग्रीकल्चर वाकई में जो है वो सरकार जो आंकड़े दे रही कि हमने 3.4% ग्रोथ कर लिया, वो वाकई में एग्रीकल्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। पर सवाल मेरा कुछ और है, वो सवाल है कि यार ये आंकड़े तो हम सभी जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, सवाल इसका समाधान क्या होना चाहिए? सवाल है कि सरकार का नजरिया, ये नेहरू की गवर्नमेंट हो या वर्तमान सरकार हो, अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है और हम एक ऐसी कपोल कल्पना यानी एक ऐसा कोर इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भारत चाइना से भी अच्छा जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, जबकि हम जान रहे हैं कि हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जिसको नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं, तब से शुरू करते हुए आज तक भी अपनी इंडस्ट्री का कोर हम नहीं सेट कर पाए। हम कभी क्या होता है, हमारे सामने प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम हर चीज करना शुरू कर देते हैं, जबकि किसी भी राष्ट्र को अपने कोर प्रॉब्लम पे पहले फोकस करते हुए उसको स्ट्रांग करना पड़ता है, सर्वाइवल का बेस देना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी आबादी आजादी के समय से ही एग्रीकल्चर में थी और भारत को एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस करना चाहिए था, उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए था, रादर देन कि वो जो है ब्लड सक कर रही है या जो है वो एग्रीकल्चर बुरी तरीके से प्रभावित है। अगर हम बात करें तो हमें इस पूरी कहानी से क्या दिखाई पड़ता है? हमें उस पूरी कहानी से एक चीज समझ में आती है, और वो कि हमारी जो एग्रीकल्चर है दैट इज सफरिंग फ्रॉम द लेस वैल्यू एडिशन, यानी कि भारतीय कृषि जो है वो न्यून मूल्यवर्धन से प्रभावित है। मतलब काम कर रहे हैं हम, काम क्यों करते हैं? वैल्यू एडिशन करने के लिए। तुम आज स्टूडेंट हो, एक भी रुपया नहीं कमा रहे हो, कल को आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तुम्हारा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर फर्दर क्या सोच रही है? एग्रीकल्चर के टारगेट्स क्या हैं? तुम प्रोडक्शन के टारगेट्स रखते हो, तुम उसमें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स रखते हो, इस बार हम इतनी एफडीआई लेकर आएंगे, हम इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम इतनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। तुमने कभी एग्रीकल्चर पे इस तरह की बातें की कि एग्रीकल्चर को हम इतना प्रॉफिटेबल कर देंगे, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, एग्रीप्रेन्योर्स हम बनाएंगे? नहीं बात होती है। हमें यह रहता है कि एग्रीकल्चर बस सरवाइव हो जाए, किसी तरह हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो, एग्रीकल्चर इज सफरिंग फ्रॉम द लेस वैल्यू एडिशन। भारतीय कृषि न्यून मूल्यवर्धन से पीड़ित है। न्यून मूल्यवर्धन से पीड़ित है। इस एडिटोरियल में जो सुझाव दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? कहते हैं इट नीड हॉलिस्टिक अप्रोच। अतः इसके सुधार के लिए एक व्यापक कदम उठाना होगा। इसके सुधार के लिए एक व्यापक कदम उठाना होगा। व्यापक कदम उठाना होगा। बहुत ध्यान से सीरियसनेस के साथ सुनिएगा, क्योंकि भारतीय एग्रीकल्चर तुम्हारे मेंस के एग्जाम में 90 मार्क्स लेकर जाता है। और भारतीय जो कृषि है वो एक बहुत गुथा हुआ एक जाल है।
ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट को जो है खाली डाटा में फंस के रह जाता है, कितना उत्पादन हुआ, रबी खरीफ जायद क्या है, सरकार क्या प्रोग्राम पॉलिसी चला रही है, ये उसकी ऐसी तैसी एडिटोरियल करता है। एग्रीकल्चर को समझने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, और आपको एग्रीकल्चर को समझने के लिए आपको कॉर्नवालिस तक जाना पड़ेगा। जी हाँ, कॉर्नवालिस के जमींदारी प्रथा से शुरू करके आज तक तुम्हें समझना पड़ेगा, इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत डेप्थ के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो कहते हैं वो इस एडिटोरियल में कि रादर देन पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट इट नीड्स स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने तमाम योजनाएं चला दी। फॉर एग्जांपल आपकी तमाम योजना चल रही है, जैसे आपने क्या हुआ, एक योजना चला दी, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना, फलाना योजना, आपने तमाम जो है कृषि संपदा योजना, तमाम योजनाएं चला दी। कभी आपने कहा हम 6,000 रुपए आपके खाते में डालेंगे, कभी आपने कहा, ये क्या है, ये बहुत ही पार्शियल हेल्प है। ये कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, इससे कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। एग्रीकल्चर शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि अभी कर्ज माफी कर देंगे। ठीक है, आपने एक बहुत नाम सुना होगा कि भैया हम हमारी गवर्नमेंट आने दो, हम कर्ज माफ कर देंगे। ठीक है, हम फलाना कृषि कल्याण योजना, फलाना योजना, कृषि संपदा योजना, दुनिया भर की हम योजनाएं चलाते हैं, बट दे ऑल आर द पार्शियल हेल्प, यानी कि ये केवल आंशिक है। कृषि की समस्या इतनी विकराल है, 55% से ज्यादा आबादी, अब तो और ज्यादा आबादी उसमें इन्वॉल्व है, और आप उसके लिए केवल 6,000, 5,000, 20,000, 30,000 ऐसे आप दे रहे हैं। एग्रीकल्चर लोन भी आपका सिस्टमाइज नहीं है कि जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर को आप ये लोन से या फलाना से कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स नहीं करोगे, भूमि सुधार नहीं करोगे। और भूमि सुधार तब तक नहीं होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब तक तुम लैंड डाटा डिजिटलाइजेशन नहीं करोगे। लैंड डाटा डिजिटलाइजेशन नहीं करोगे। भूमि सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक लैंड डाटा डिजिटलाइजेशन, जब आंकड़े ही नहीं है, जमीन है किसके पास, जमीन है किसके पास। आप आश्चर्य करेंगे, भारत संसार का इकलौता ऐसा देश है जो अपने समस्त भूभाग के 53% पे 53% पर खेती करता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री, कोई भी कंट्री अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो उसके पास एरिया है उसके इतने बड़े हिस्से पर खेती नहीं करता जितना इंडिया करता है। सवाल है कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे, क्यों? मान लीजिए एक कोई भ्रष्ट अधिकारी है, कोई ऑफिसर, आप पता चला उसने 100 बीघे जमीन खरीद रखी है, अपने नाम से तो खरीद नहीं सकता, गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछेगी। पता चला पत्नी के नाम पर, बच्चे के नाम पे, नौकर के नाम पे, फलाने के नाम पे उसने जमीनें खरीद रखी हैं। तो लैंड का क्या है, लैंड जो है वो आपके कहीं यूनिक आइडेंटिटी के साथ जुड़ा ही नहीं है। तो लैंड का डिजिटलाइजेशन आज भी तुम चले जाओ तमाम जो है वो अथॉरिटीज में, तो वहां सारा जो है वो मैनुअल काम, वही बही खाता अंग्रेजों के जमाने से जो हो रहा था वही हो रहा है। गवर्नमेंट इस पर सुधार ही नहीं कर रही है। मोस्टली जो नेता है, जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा वो जमीन में जाता है, सबको ये बात पता है, जमीन में जाता है। तो अपने गले में घंटी बांधे कौन, ये सवाल वाली बात है। तो जब लैंड डाटा डिजिटलाइजेशन होगा, जब भाई मैं मोबाइल खरीदता हूं तो मुझे आधार नंबर देना पड़ रहा है, या मैं कोई भी काम करता हूं मुझे पैन उसके साथ अटैच करना पड़ता है बैंक खाते के साथ, तब तो आप मेरा केवाईसी भराते हो। ठीक है, तब मुझे पता चलता है कि मैं भैया जो है वो फलाने हूं और मेरा जो है ये डाटा है, एक यूनिक डाटा हो जाता है। लैंड के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? आप लैंड को डिजिटलाइज कर दोगे, लैंड डाटा को, अपने आप पता चल जाएगा कि भैया ये गजोधर के पास कितनी जमीनें हैं, तुरंत पता चल जाएगा। तो वहां पर तब आप शुरुआत कर पाओगे। अभी तो ये पता ही नहीं चला देश में जमीन किसके पास कितनी है, यही नहीं पता है। ये हम सिर्फ आंकड़े रखते हैं कि एग्रीकल्चर 53 है, लेकिन किसके पास कितनी है। तो जमींदार आज भी जो है वो चेहरा बदलकर काम कर रहे हैं, जमींदार आज भी जो है वो है, और जमींदारी लैंडलॉर्ड अभी भी बना हुआ है। तो अगर आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप जो है वो किसान को उसका हक नहीं दे पाओगे, तब तक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं होंगे आपके यहां। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, कहता है कि हल्की फुल्की यानी कि जो है वो आंशिक वित्तीय मदद की जगह पर, कृषि को आंशिक वित्तीय मदद के स्थान पर एक मजबूत वित्तीय उत्प्रेरक की आवश्यकता है। मजबूत वित्तीय उत्प्रेरक। राइट? क्या है ये फिस्कल स्टिमुलस? फिस्कल स्टिमुलस एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हमारे यहां नेहरू की गवर्नमेंट बनी थी पहली, जो है 5 साल हम एग्रीकल्चर को पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर अगले साल इंडस्ट्री करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्री हमारे पास है, कुछ नहीं है इंडस्ट्री के नाम पे आपके पास। ठीक है, आपके पास जो थोड़ा बहुत काम चलाओ काम चल रहा है, लेकिन भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बन पाया।
भारत को अपनी कोर प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज ये हमें समझ में आया, कम से कम कोविड-19 हमें समझा दिया कि हमारा जो उद्योग है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो इतनी बड़ी आबादी का पेट पाल सके, इतनी बड़ी आबादी को वित्तीय सहायता दे सके। तो एग्रीकल्चर को फॉर ग्रांटेड लेने की बजाय अब बहुत बड़ा टाइम आ गया कि एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह लेना होगा। ये हमारी बहुत बड़ी वास्तविक सच्चाई है। और हमारे यहां जो अधिकारी हैं, हमारे यहां जो नेता हैं, वो विदेश चले जाते हैं, वेस्टर्न ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिया, ऑक्सफोर्ड में जाके मॉडल स्टडी कर लिया, फलानी जगह मॉडल स्टडी कर लिया। भले वो लोग ने क्या किया, उन लोगों ने जो है वो इकोनॉमिक मॉडल कैसे किया, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू सर्विस, ठीक है। और यही जो है ग्रोथ मॉडल होता है, इसीलिए वो डेवलप कहलाते हैं। अरे तुम्हारा अपना देश है, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं, तुम गांव को जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तुम जाते हो ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से जो है वो एक अध्ययन करके चले आते हो, भारत को ये करना चाहिए। तो भारत के पास जो है, पहले किसी भी राष्ट्र की मजबूती उसके अपने रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से होता है। अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है और आप उसको यूटिलाइज नहीं करो तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले तो आपको यह करना चाहिए कि गांव को मजबूत करो और वहां पे इकोनॉमी, जो किसान है उसको प्रॉफिटेबल करो, उसको लाभार्थी बनाओ। जब वो लाभ जो है वो जब हासिल करेगा तो वही पैसा इकोनॉमी में रन करेगा। क्यों शहर से गांव में पैसा आए, गांव से शहरों में पैसा क्यों नहीं जा सकता, ये हमें मॉडल सोचने की जरूरत है। तो फिस्कल स्टिमुलस क्या डिमांड करेगा? फिस्कल स्टिमुलस ये 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 अनाज जो है, सस्ता कैरोसिन, ये नहीं डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडीआई लेकर आते हो, निजीकरण करते हो, फलाना जो है वो जो है हैकाथॉन करते हो, यू नीड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। यानी सबसे बड़ी बात, कृषि में बहुत बड़े मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। और जिन देशों ने ये किया है वो देश अपने इकोनॉमी को बहुत सर्वाइव करके गए हैं, ठीक है। हमें बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है। सेकेंड, कन्वर्ट फार्मर इनटू एग्रीप्रेन्योर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। हमारा किसान ऐसे है, हाथ बांध दिए गए, उसके हाथ बांध दिए गए पीछे और कहा जा रहा है रेस लगाओ, ठीक है। वो उसके पास यूनिवर्सल मंडीज नहीं रही आज तक, वो मजबूर है कि अपना सामान जो है अपने ही राज्य में बेचेगा, अपनी मंडी में बेचेगा, बिचौलियों का शिकार होगा। यही एडिटोरियल जो है, ये एडिटोरियल कहता है, एक लाइन है यहां पर कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो फार्मर्स हैं, इसमें अगर एडिटोरियल में आप जाओगे तो जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स है हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे फार्मर्स, इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, हमारे ज्यादातर फार्मर जो हैं वो इतने छोटे फार्मर्स हैं कि मैक्सिमम अपना जो सामान है वो बिलो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमएसपी जो मिनिमम प्राइस है, उससे नीचे बेचते हैं। ये एडिटोरियल कहता है, मतलब वो जानते ही नहीं क्या होता, वो बिचौलियों को बेचते हैं। सरकार की प्रोक्योरमेंट केवल 13-14% है, इससे ज्यादा सरकार जो है वो खरीदारी नहीं कर रही है। मैक्सिमम जो है वो ये कहते हैं कि केवल 13.5 जो है वो सरकार ने खरीदा था, मैक्सिमम वो कहां पर कर रहे हैं, वो जाकर मार्केट में बेचने के लिए मजबूर है। और वो क्या होता है, वो जो सरकार कीमत तय करती है उससे भी नीचे दाम पर बेच रहे हैं। तो सवाल है कि उस बेचारे की साथ में आपने इसके साथ इतना अन्याय क्यों किया? उसको खुला हैंड दो, तभी तो वो काम करेगा। आ जाइए नेक्स्ट। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है सरकार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप उसको एग्रीप्रेन्योर की तरह आप लीजिए, ठीक है। यानी कि उसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक कृषि उद्योगपति के रूप में आपको उसको लेना पड़ेगा, कृषि औद्योगिक व्यक्ति के रूप में लेना पड़ेगा। वो तय करे कि उसको क्या उगाना है, उसको आप फैसिलिटीज दें, उसको आप अवेयरनेस दें, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिजली दें, उसको जो है वो पहले लैंड रिफॉर्म करें, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तुमसे वो भीख नहीं मांग रहा है, क्लियर है। एंड प्रोवाइड ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत ही जबरदस्त ग्रामीण कृषि अवसंरचना की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रामीण कृषि अवसंरचना, चाहे वो ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो ताकि वो अपना सामान मंडी तक लेकर जा सके, मंडी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, ठीक है। सिंचाई सुविधा, लैंड रिकॉर्ड्स, अगर आप उसको ये कर पाते हो तो आने वाले टाइम में आप एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, बहुत अच्छे से जो है वो क्या कर सकते हो। आपका एग्रीकल्चर जो है उसने दिखा दिया कि क्राइसिस टाइम पर ये हमेशा कंट्री के साथ खड़ा रहा है। तो जब वो क्राइसिस टाइम पे हमेशा, चाहे वो आपकी फूड सिक्योरिटी की बात हो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात हो, या जीडीपी में जब उसको, जब आपके इतना हलचल हो रही है तो उन लोगों को सपोर्ट करने की बात हो, तो अभी भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि जब ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, लोगों का बड़ी मात्रा में शहरों से एक मोह भंग हुआ है, दिस इज द बेस्ट टाइम, ये बहुत अच्छा समय है कि जहां पर हम लोग अपने एग्रीकल्चर को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया एडिटोरियल, इसका जो है डिस्कशन, क्या हमारा सेगमेंट है और हमें कैसे जो है इसको लेकर जाना है। क्लियर? जुड़े रहिए। और अब मैं शुरू कर रहा हूं 18 तारीख से हमारा जो है कॉन्सेप्टर बैच, जिनको 22, 23 या 24 देना है उनके लिए।
और वहाँ मैं जो है वो अपना एक बैच शुरू करूंगा, शाम को कॉन्सेप्टर बैच है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। तो इसके बारे में और जानकारी अगर आपको लेनी है, आप जानकारी है तो इसके साथ जुड़े रहिए। मंडे को जो मेरा टॉपिक होगा, अब अगली क्लास मेरी मंडे को है, और मंडे को मैं जो कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें, ज़्यादा देर तक कैसे पढ़ाई करें, तो मंडे को मैं जो है एडिटोरियल कर, मैंने बताया था कि ये जो ब्रेकफास्ट स्टडी है वो बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है जहां पर मैं आपकी समस्याओं पे बात करूंगा। तो जैसे कल मैंने एक हिंदी का न्यूज़पेपर लिया, आज इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। अब अगला जो मेरी क्लास होगी वहां पर ये कि हम लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे रहें अपने लंबे समय तक, और बिना थके हुए, बिना शरीर को बहुत स्ट्रेस दिए हुए हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लियर है? तो जिनको 22, 23 या 24 में अटेम्प्ट देना है उनके लिए बैच है, आप मेरे साथ ये क्लास शुरू कर सकते हैं 18 तारीख से। इसके बारे में और भी जानकारियां आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों से। और अभी थोड़ी देर बाद मेरी ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है, लाइव क्लास, और वहां पर मैं कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन बैच के साथ मिलता हूं। और ज्योग्राफी में आज हम कुछ नए टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है, उसके वहां पे हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।